मधु गांव से अपनी पत्नी सुभद्रा और बेटी सोनी के साथ शहर आया। वो अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिहाड़ी मजदूरी कर रहा था। एक दिन हमेशा की तरह वो काम पर जाने के लिए उठा। तभी उसने देखा कि टीवी पर एक घोषणा की जा रही है, शहर में हालात अच्छे नहीं और इसीलिए जब तक हम कोई घोषणा नहीं करते किसी को भी सड़कों पर घूमने की इजाजत नहीं है। अगर कोई सड़क पर दिखाई देता है तो उस पर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। घोषणा सुनते ही मधु चिंता में पड़ गया। अब हम कैसे गुजारा करेंगे सुभद्रा? अगर मैं काम नहीं करूंगा तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन ये घोषणा कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, तो काम के लिए कैसे जाएंगे? उन्होंने अभी कितने दिनों तक ऐसा रहेगा ये थोड़ी ना बताया है, इसीलिए टेंशन लेना बंद करो। ठीक है, तो मुझे किसी भी कीमत पर आज काम पर जाना ही होगा। ठीक है मधु, तुम्हारे काम पर जाने का समय हो गया है। हालांकि मधु ने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका दिमाग आने वाले दिन की चिंता में था। वो सोच रहा था कि इस लॉकडाउन के दौरान कैसे और कितने दिनों तक गुजारा होगा। शाम को जब वो वापस आता है तो घर के लिए जरूरी सामान लाता है। इतनी सारी चीजें देखकर उसकी पत्नी, अरे इतना सारा सामान एक ही बार में क्यों ले आए? ये तो कई दिन के लिए है। कल से हमें घर पर ही बंद रहना है और इसलिए मैं अगले 4 दिनों के लिए जरूरी चीजें लेकर आ गया हूँ। इन्हें संभाल कर रख लो और खराब ना हो। सुभद्रा सामान को अंदर ले जाती है और मधु अपनी बेटी के साथ खेलने लगता है। अगले दिन फिर वे सरकार द्वारा की गई नई घोषणा को सुनते हैं। हम देश के नागरिकों से बार बार घर पर रहने का अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अपने हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइज करके साफ करते रहें और कृपया घर पर ही रहें। तभी घर की मालकिन भाग्या उनके घर आ जाती है। देखिए, शहर के हालात बद से बदतर हो गए हैं। कृपया हमारा घर खाली कर दें क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम इस बीमारी से संक्रमित हो जाएं। देखिए, हम खुद को घर में ही बंद रखेंगे। हमें अचानक खाली करने के लिए मत कहिए। इस मुश्किल समय में हम कहाँ जाएंगे? हमारी छोटी बेटी भी है, इसलिए प्लीज ऐसा करने से पहले एक बार सोचें। देखिए, मैं प्यार से विनती कर रही हूँ तो कृपया सुन लीजिए, नहीं तो मैं आपका सारा सामान सड़क पर फेंकवा दूंगी। मेहरबानी करके हमें 2 दिन का समय तो दे दीजिए। भाग्या मधु की बात मानकर वहां से चली गई। मधु, ये क्या हो गया? हम क्या करें और अब कहाँ जाएं? तुम चिंता ना करो, मैं बाहर जाकर कमरे की तलाश करूंगा। क्या हमें इतने बड़े शहर में रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलेगी? मधु फिर हर गली में कमरा खोजने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता और वो हर जगह खोजते खोजते थक जाता है। जब वो घर लौट रहा होता है तो उसे सड़क के किनारे बड़े बड़े पाइप पड़े मिलते हैं। उन्हें देखते ही मैं हर जगह घूमते घूमते थक गया हूँ और इस महामारी के दौरान कोई भी किराए पर घर देने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि अब बस ये बड़े पाइप से सिर छुपाने के लिए आसरा बन सकते हैं। मैं तुरंत जाकर अपने परिवार को यहाँ लाऊंगा क्योंकि इस घर में रहने के लिए कोई बिजली या किराया भी नहीं देना पड़ेगा। ये मेरे जैसे परिवार के लिए काफी है। फिर वो पाइप के आसपास की जगह को साफ करता है और अपने परिवार को वहां ले आता है। हालांकि परिवार को वो जगह पसंद नहीं आती, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं होने से उन्होंने वही बसेरा कर लिया। सिंगाराम गांव में सीनिया नाम का एक मछुआरा रहता था जो मछली पकड़कर अलग अलग गांव में बेचता था। अपनी इस छोटी सी कमाई से सीनिया अपनी पत्नी कावेरी और बेटी नैनी का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया करता था। उसी गांव में एक नरहरी नाम का व्यक्ति था जो सीनिया से बहुत ईर्ष्या करता था। एक दिन नरहरी सीनिया के पास आता है। गांव के लोग पहले से ही जानते थे कि नरहरी कितना स्वार्थी आदमी है। नरहरी को देखकर कावेरी चिंतित हो जाती है और सोचती है, ये आदमी जो कभी हमारे यहाँ नहीं आया, आज हमारे घर की ओर कदम कैसे बढ़ा गया? भगवान जाने किस गलत इरादे से यहाँ आया है। तभी सीनिया कहता है, नमस्कार सीनिया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ नरहरी भाई, आज यहाँ कैसे? सीनिया, तुम्हारे काम की एक बात करने आया हूँ। कब तक तुम इधर उधर मछलियाँ पकड़ते रहोगे और इसे अलग अलग बाजारों में बेचते रहोगे? लेकिन ये मेरी रोजी रोटी है भाई। हमारी नदी में बहुत सारी मछलियाँ हैं। अगर तुम हमारे पंचायती कार्यालय में कुछ राशि का भुगतान करो तो पूरी नदी पर तुम्हारा अधिकार होगा।
इसके बारे में सोचो, कोई मदद चाहिए हो तो मुझसे कह देना। इतना कहकर नरहरि वहाँ से तुरंत चला गया। कावेरी, तुमने सुना नरहरि भाई ने क्या कहा? तुम क्या कहती हो? मुझे उस आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है जी, उसके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन मुझे उसका विचार अच्छा लगा। मुझे घर पर रखा सारा पैसा दे दो, मैं गांव के पंचायत ऑफिस में सारा पैसा दे दूंगा और नदी पर अधिकार कर लूंगा। इसके बारे में एक बार फिर से सोच लो तुम। मत डरो, भले ही वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन मेरा बिगाड़ कर क्या कर लेगा। सीनिया पंचायत में जाता है, सरपंच से मिलता है और पैसे उन्हें सौंप देता है। उस दिन से नदी सीनिया की हो जाती है। नदी की सभी मछलियाँ सीनिया की थी। एक दिन सीनिया अपनी नदी में मछली पकड़ने गया, मगर एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नरहरि रात में नदी की सभी मछलियों को चुपके से पकड़ लेता था। वो रात में सारी मछलियाँ चुरा रहा था। सीनिया को इस बात का पता नहीं था। दिन गुजरते रहते हैं और सीनिया नदी से एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। वो कुछ दिनों के लिए एक पैसा भी कमा नहीं पाया। घर में रखा पैसा किराने का सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। धीरे धीरे घर का सारा सामान खत्म होने लगता है। नरहरि की बातों पर भरोसा करने के लिए सीनिया खुद को ठगा महसूस करता है। मैंने तुमसे कहा था कि उस पर भरोसा मत करो। अब देखो, हमारी बेटी खाने के लिए रो रही है। क्या हम अपनी इकलौती औलाद की अच्छी तरह देखभाल भी नहीं कर सकते? नदी से कुछ मिलने की उम्मीद लेकर सीनिया फिर से नदी की तरफ चला जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि उसे उस दिन कम से कम एक मछली तो मिले, मगर वो फिर खाली हाथ रह जाता है। सीनिया गुस्से से आग बबूला हो जाता है। मैं इतना निकम्मा हूँ कि मैं अपनी बेटी को खाना भी नहीं खिला सकता। ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ऐ नदी, मुझे स्वीकार कर। ऐसा कहकर वो आत्महत्या के इरादे से नदी में कूदने लगता है। तभी एक सोने की मछली बाहर आ जाती है। मृत्यु हर समस्या का समाधान नहीं सीनिया, मैं तुम्हें एक जादुई मंत्र देती हूँ। जब भी तुम्हारी मछली पकड़ने की इच्छा हो तो आकर इस मंत्र का जाप करना। ये कहकर उस जादुई मछली ने अपना मुंह खोला। सीनिया उसके मुंह के अंदर चला गया। मछली के अंदर वो एक घर दिखता है जो सोने से बना है। अंदर की सारी मछलियाँ सोने की थी। वो 2 सुनहरी मछलियाँ पकड़कर बाहर आ जाता है और बाजार में जाकर उन सोने की मछलियों को बेच देता है और खुशी से रहने लगता है। कुछ दिनों बाद सीनिया ने अपने लिए एक घर खरीद लिया। ये सब देखकर नरहरि चकित रह गया और रहस्य जानने के लिए सीनिया के पीछे चुपचाप नदी की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि उसने किसी मंत्र का जाप किया और सुनहरी मछली नदी से बाहर निकली। वो हमेशा की तरह उसके मुंह में गया और बाहर आ गया। नरहरि सीनिया के जाने की प्रतीक्षा करता है और फिर उसी मंत्र का पाठ करता है। जादुई सुनहरी मछली पानी से बाहर निकलती है। नरहरि भी उस मछली के मुख के भीतर चला जाता है। वहाँ सोने की मछली और सोने का घर देखकर लालची हो जाता है। लोभ में आकर वो अपनी झोली में ढेर सारा सोना भरने लगता है। ये देखकर जादुई मछली परेशान हो जाती है और अपना मुंह बंद कर लेती है। नरहरि मछली के अंदर ही रह जाता है और वहाँ सांस नहीं लेने के कारण मर जाता है। इसीलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है।